हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सिमरन द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग सिमरन क्लासेस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें लगभग 1 साल हो गया था वीडियो डाले हुए। उसके लिए आई एम सो सॉरी। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी अपने इस चैनल पे, सिमरन क्लासेस पे। बट अब हम इसके ऊपर कांस्टेंट रहेंगे, कॉन्स्टेंटली वीडियो डालेंगे कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद। ओके, तो उसके लिए thank you and I'm so sorry for the delay or for not uploading video for 1 years. Okay, तो चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सेल के बारे में, यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल। दिस इज सिमरन द्विवेदी, आप लोग जानते ही होंगे इन्हें, मैं ही हूँ। ओके, तो हमें इस लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ना है। ओके ओके, तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल। ठीक है, यानी कि कोशिका। जैसे कि जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी होता है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो किस चीज से बना होता है? सबसे जो फंडामेंटल यूनिट यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है जो कि होता है सेल। ठीक है, और ये है एक सेल का डायग्राम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं। लेट्स मूव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, तो हम लोग ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो बायोलॉजी होता है। मतलब कि जो भी सजीव हैं उनके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। जो बायोलॉजी होता है उसकी कई ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस, दो मेन ब्रांचेस होती हैं। पहला होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। पहला होता है जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। जूलॉजी में क्या होता है? जूलॉजी जू वर्ड से समझ में आ रहा है कि जिसमें एनिमल्स रहते हैं, और लॉजी मतलब कि स्टडी। ठीक है, यानी कि जो एनिमल्स की स्टडी होती है उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। तो जूलॉजी को हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, यानी कि जो जानवरों के बारे में जिस चीज में हम पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। और बॉटनी किसे कहते हैं? बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो हमारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और ग्रीनी ग्रीनी प्लांट्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं तो वो होता है बॉटनी में। स्टडी स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ये दो मेन ब्रांचेस होती हैं। अब इसका एक तीसरा ब्रांच भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी वर्ड ही कह रहा है, इसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के बारे में करते हैं। जैसे कि माइक्रो, माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब कि वो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मतलब कि छोटा, और छोटे से क्या डिनोट हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया हो गए, जो वायरसेस हो गए, वो होते हैं हम माइक्रो, हमारे माइक्रो बायोलॉजी के बारे में। और और ये जो बायोलॉजी होता है इसमें हम लोग को पता ही है कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो स्टडी ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको हम लोग माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में समझते हैं। ठीक है, अब तो हमें पता चल गया कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, जिसमें हमने जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा। ओके, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे क्या है? आगे जो है सेल। सेल क्या है?
तो जो मैंने पहले ही जो चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने पहले ही लिखा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम इसका डेफिनेशन बना सकते हैं ना कि द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर आप लोग देखे होंगे आपके घर में जो आपका जो घर होगा उसमें जो सबसे छोटी चीज क्या होगी, एक ईंट की मदद से एक दीवार बना होगा, एक दीवार तीन चार चार पांच दीवारों की मदद से एक कमरा बना होगा, बहुत सारे कमरों से आपका घर बना होगा। वैसे ही हमारे बॉडी में सेल है। तो जो सेल होता है, ये सेल ये जो सेल होता है ना, ये जो सेल होता है, इस सेल से क्या बनता है, टिश्यूज। टिश्यूज यानी कि उत्तक। और इस टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ऑर्गन यानी कि कोई भी अंग। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ परफॉर्म करते हैं तो हम हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब चलिए मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ। तो जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। तो जब आप एक कमरे को देखते हैं या फिर एक घर को देखते हैं तो उसका जो सबसे छोटा जो वो ब्रिक यानी कि ईटा होता है उसको आप लोग सेल समझिए, और उस ईटे को हमारे सेल से कंपेयर करिए। अब बहुत सारे ईंटें मिलके एक दीवार बनाते हैं, तो बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे दीवार मिलके एक कमरा बनाते हैं, और वैसे ही बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उसमें क्या होता है, हमारा माउथ इंक्लूडेड होता है, बकल कैविटी होता है, ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि साइड से काम कर रहे हैं। मैं मेन ऑर्गन्स का बात कर रही हूँ। इतने सारे ऑर्गन से बनता है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गन से बना क्या, ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी में काम करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अलग काम कर रहा है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम कर रहा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में हर एक चीजें जो होती हैं अलग अलग तरीके से काम करती हैं, वो सब मिलके एक बनाती है ऑर्गेनिज्म। मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी एक ऑर्गेनिज्म है, आपकी मम्मी पापा वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। आपके घर में अगर मान लीजिए कोई पेट होगा जैसे कि डॉग कैट, वो भी ऑर्गेनिजम्स है। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। तो अगर मैं इसको अच्छे से डिफाइन करना चाहूँ तो कलेक्शन ऑफ सेल्स, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ क्या कि कलेक्शन ऑफ सेल्स which perform similar functions similar functions उनसे क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। और कलेक्शन ऑफ टिश्यूज जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को काम करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, उनसे क्या बनता है, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स जो कि एक दूसरे के साथ मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उनसे क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि मैंने आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में बताया, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे हमारे बॉडी में काम करते हैं, तो उससे बनता है ऑर्गेनिज्म। आई होप कि आप लोग को ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग चले
यानी कि ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेट्स मूव लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। मतलब कि जब हमें सेल के बारे में तो अब हम पढ़ रहे हैं, पर हमें पता कैसे चला कि सेल होता क्या है, सेल जैसी चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, हमें बहुत पहले नहीं पता हुआ करता था। तो ये इसकी डिस्कवरीज वगैरह कैसे हुई उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हमारा सेल कैसे डिस्कवर्ड हुआ, तो डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो जो रॉबर्ट हुक साहब थे वो क्या कर रहे थे, जो रॉबर्ट हुक साहब थे उन्होंने 1665 में सबसे पहले सेल की खोज की थी, 1665 में। ठीक है, 1665 में सबसे पहले सेल की खोज की थी। तो क्या हुआ था कि वहां पे एक ओक नाम का एक ट्री था, एक प्रकार का पौधा होता है। तो एक ओक ट्री था, ओक ट्री जो था ना, उसको उन्होंने लिया और उसका जो बार्क यानी कि जो पेड़ की जो छाल होती है उसको लिया, और उसको ना अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था। तो अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की। जैसे कि जो हनी कोम नहीं होता, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उस ओक को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो क्या देखा उन्होंने कि उसी प्रकार जैसे कि मधुमक्खी की छत्ती की तरह बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स यानी कि रूम्स हैं। ठीक है, तो कंपार्टमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, जिसको बाद में उन्होंने सेल नाम दिया। क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने, क्या नाम दिया, क्या 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 नाम दिया भाई, सेल नाम दिया। ठीक है, सेल नाम दिया। और सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब कॉमन लैंग्वेज में रूम होता है, रूम या कंपार्टमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा ही है कंपार्टमेंट, यहाँ पे लिखा ही है कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो ऑब्जर्व किया था, वो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, उन्होंने डेड सेल डेड सेल देखा था सबसे पहले। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। सेकंड हमारा है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ये भी एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी। पहले मैंने क्या बताया, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज की थी और ल्यूवेनहुक ने फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, तो इन्होंने 1674 में 1674 में क्या किया था, तो एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। तो जो नॉर्मल जो पॉन्ड यानी कि जो तालाब का पानी होता है ना, उसमें से उन्होंने कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए। ठीक है, और उस सैंपल्स को उन्होंने उन्होंने भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। ठीक है, उस सैंपल्स को भी उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें क्या मिला, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा
1674 मैंने डेट लिख दिया। ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि वो जो सेल्स थे ना, वो माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे मूव कर रहे थे। ठीक है, तो वो एक्चुअल सेल्स किसके थे? एक एल्गी होता है, एक प्रकार का एल्गी होता है जिसका नाम है एल्गी, जिसका नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ये एक प्रकार का एल्गी होता है जो कि पॉन्ड में पाया जाता है। ठीक है, और ग्रीन एल्गी को ऑब्जर्व किया जिसका नाम था स्पाइरोगायरा। ओके, और उस एल्गी से उन्होंने, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, कि जो ल्यूविन हुक ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, जो कि किसका था? स्पाइरोगायरा का। ठीक है, जो कि एक ग्रीन एल्गी होता है। एल्गी मतलब कि काई, जो जम नहीं जाता है बरसात के मौसम में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? देखिए, जो हमारा सेल होता है, जस्ट सपोज ये एक सेल है, मान लेते हैं कि ये एक सेल है और उसके अंदर उसका ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल है, उसका ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा कि जो सेल की जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस सेंटर में हो, साइड में भी हो सकता है, बट स्टिल हम लोग समझने के लिए एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1831 में इसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की। जो सेल का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस, उसकी खोज की थी 1831 में। आई एम सो सॉरी, 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, ये जैसे कि हमारा जो दिमाग होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, जो कि पूरी बॉडी को रेगुलेट कराता है। पूरी बॉडी इसकी वजह से फंक्शन कर पाती है, उसको इंडिकेट करता है कि क्या क्या करना चाहिए। वैसे ही एक सेल का न्यूक्लियस ना उस चीज को इंडिकेट करता है, सेल को गाइड करता है कि क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की उन्होंने खोज की रॉबर्ट ब्राउन, और इसका नाम रखा न्यूक्लियस। ठीक है, क्या नाम था इनका? रॉबर्ट ब्राउन। और कब कब खोज की इन्होंने? 1831 में। ओके, चलिए अब हम लोग लास्ट साइंटिस्ट को देख लेते हैं। लास्ट साइंटिस्ट कौन थे? ये डिस्कवरीज बताई जा रही हैं, जो कि इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी सेल को लेके, उनके विषय में बताया जा रहा है। लास्ट था परकिंजे। ठीक है, ये परकिंजे क्या है? परकिंजे भी एक साइंटिस्ट थे। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि ये एक सेल होता है, ये एक सेल होता है, ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इतना तो हो गया। इसके बीच में, सेल के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। उसके अलावा बहुत सारे इसमें ऑर्गेनल्स भी होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जो भी अंग होते हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग ऑर्गन्स कहते हैं ना, ऑर्गन्स कहते हैं। वैसे जो सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑर्गन्स नहीं, उनको ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स, जो सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो भी, तो पुरकिंजे ने क्या किया था? पुरकिंजे ने एक टर्म को डिफाइन किया था 1839 में। 1839 में उन्होंने एक टर्म को बताया था, एक टर्म उन्होंने एक टर्म दिया था जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, उन्होंने ये टर्म दिया था, जिसमें उन्होंने, इस टर्म का मतलब था कि जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल में पाया जाता है,
जो मैंने व्हाइट से बनाया है, और कुछ सेल ऑर्गेनेलीज जो कि लिविंग होते हैं सेल के अंदर। तो जो भी लिविंग पार्ट ऑफ सेल, प्रोटोप्लाज्म मतलब उन्होंने डिफाइन किया था लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म था, उन्होंने ये टर्म दिया था 1839 में, जिसका मतलब उन्होंने समझाया था कि जो लिविंग कंटेंट होता है सेल के अंदर का, जो लिविंग कंटेंट होता है, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म मतलब कि क्या, जो प्रोटोप्लाज्म मतलब हम लोग सिंपल ही कह सकते हैं न्यूक्लियस, जो कि ये भी लिविंग होता है, प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड यानी कि जो लिक्विड सेमी लिक्विड जेली की फॉर्म में जो चीज होता है वो भी आ जाता है, और उसके ऊपर जो भी ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गए, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, इन सब के बारे में बताऊंगी। पर ये अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा, और साइटोप्लाज्म के ऊपर ही ये सारे ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। ओके, ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। अब सेल की डिस्कवरीज के बारे में तो हमें पता चल गया, सेल की डिस्कवरीज के बारे में पता चल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल थियरी के बारे में। जो सेल थियरी था और वो जो साइंटिस्ट दिए थे उनके नाम, तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं मैथियस श्लाइडन। जो मैथियस श्लाइडन है वो हमारे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो मैथियस श्लाइडन ने क्या कहा था, ये एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है। बॉटनिस्ट मतलब क्या, मैंने भी बताया था, बॉटनी मतलब कि स्टडी ऑफ प्लांट्स, और बॉटनिस्ट मतलब क्या, जो उस चीज की, प्लांट्स की जो स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप 12th के बाद कोर्स लेके बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो आप बायोलॉजिस्ट कहलाएंगे। बायोलॉजी में आप किसी ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जूलॉजी पढ़ते हैं तो आप जूलॉजिस्ट कहलाएंगे, आप बॉटनी पढ़ते हैं तो आप बॉटनिस्ट कहलाएंगे, ठीक है। तो वही जो मैथियस श्लाइडन थे वो एक बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट, जिन्होंने क्या किया था 1838 में, जिन्होंने ये ऑब्जर्व करा और कहा कि ऑल प्लांट्स, क्या कहा उन्होंने, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब क्या कि जितने प्लांट्स होते हैं वो सेल्स से बने रहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये कह दिया, और हालांकि हम तो अब ये बड़ी कॉमन तरीके से ना जानते हैं अभी की, जो हम सेल से बने होते हैं, प्लांट सेल से बने होते हैं, बहुत बचपन से में रटाया जाता है। पर उस टाइम जब 1838 में जब उन्होंने बोला था, वो बहुत नई बात थी कि जो बहुत जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने रहते हैं, ठीक है। और थियोडर श्वान, जो थियोडर श्वान थे, उन्होंने भी कहा था 18, ये जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, जूलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 1839 में कहा था, 1839 में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था 1839 में, 1839 में इन्होंने कहा था कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। एक ने कह दिया ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और दूसरे ने कह दिया और एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ही सेड कि ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मतलब कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से बने रहते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने रहते हैं, और जितने एनिमल्स होते हैं वो भी सेल से बने रहते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल,
ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये जो तीसरा है, जो तीसरे जो साइंटिस्ट हैं वो थे रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, ये थोड़ा लेट हो गए थे, इन्होंने 1838 में बोल दिया था, इन्होंने 1839 में बोल दिया था, पर ये थोड़ा लेट हो गए थे, इन्होंने 1855 में बोला। 1855 में इन्होंने क्या कहा, ये अपने एक लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने बोला, ओमनिस ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। 1855 में इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में, ये कौन सी भाषा है, ये लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने क्या कहा था, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। क्या कहा था, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। इसका मतलब क्या है कि जो भी सेल्स होते हैं ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। मतलब क्या, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि न्यू सेल्स न्यू सेल्स arise from pre-existing सेल्स। मतलब कि जो नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक सेल हो गया, मान लीजिए ये एक सेल हो गया, ठीक है, और ये सेल डिवाइड कर गया और इसने दो सेल्स बनाए। ठीक है, ये एक सेल था, ठीक है, सेल डिवीजन हुआ, आप लोग को पता होगा कि सेल डिवीजन होता है, एक सेल डिवाइड कर जाता है। ठीक है, नहीं पता होगा तो बता देंगे, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये डिवाइड हुआ और इसने दो नए सेल्स बना लिए जो कि क्या कहलाते हैं, जो कि कहलाते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये एक सेल था जिसने डिवाइड किया और नए दो डॉटर सेल्स बनाए। ठीक है, तो ये दो क्या हो गए, डॉटर सेल्स। तो जो एक सेल है वो डिवाइड कर गया, डॉटर सेल्स बनाए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे जो लड़के होंगे वो बोलेंगे कि हमारे साथ गद्दारी क्यों, डॉटर सेल्स क्यों नाम है, सन सेल्स क्यों नहीं। तो जो भी मदर होती है वही बच्चे को जन्म दे पाती है, फादर तो नहीं दे सकते ना। वैसे ही ये सेल को, ये सेल जो होता है, ये जो सेल होता है, इसको इसीलिए डॉटर सेल कहा जाता है, क्योंकि जब मान लीजिए अभी मैं आप मान लीजिए कोई वीडियो देख रहा होगा, मान लीजिए कोई लड़की वीडियो देख रही है, तो वो अभी की अपने मम्मी पापा की डॉटर है, इन फ्यूचर वो किसी की मदर भी बनेगी। ठीक है, तो ये जो सेल है ये डिवाइड किया, ये डॉटर सेल बना। ठीक है, और यही डॉटर सेल के पास कैपेबिलिटी होता है कि ये आगे चल के ये जब मैच्योर हो जाएगा तब ये डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको डॉटर सेल कहा जाता है, क्योंकि आगे चल के ये मदर सेल बनेगा। जो जिस सेल से ये जो है ये है मदर सेल। ठीक है, ये मदर सेल है। ठीक है, और ये जो डिवाइड करके जो बन जाते हैं डॉटर सेल, ठीक है, माँ बेटी का रिश्ता। ठीक है, तो ये मदर सेल डिवाइड किया डॉटर सेल, और यही डॉटर सेल आगे जाके मैच्योर होगा और ये भी डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल्स में, तो ये भी आगे जाके मदर सेल्स कहलाएगा। कोई फादर सेल डिवाइड नहीं करता है, मतलब कि हम लोग नेचुरल जो चीज है उसके हिसाब से हम लोगों ने ऐसे नाम रख दिया है। ठीक है, आप लोग को ये पता ही चल गया होगा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। तो ये चार साइंटिस्ट थे जिन्होंने, तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थियरी दी थी। ठीक है, मैथियस श्लाइडन, आप लोग मेरे साथ नाम प्रोनाउंसिएट कर लेंगे एक बार, क्या नाम है इनके, बड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं इन लोग के नाम। ये है मैथियस श्लाइडन, मैथियस श्लाइडन, क्या नाम है इनका, क्या नाम है इनका, आप लोग बोलेंगे मैथियस श्लाइडन, यानी कि
यानी कि क्या, मैथियस श्लाइडन। समझ में आ गया? इन्होंने क्या किया था, ये एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने कहा था 1838 में कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने रहते हैं। सेकंड आते हैं हमारे थियोडर श्वान। क्या है? थियोडर श्वान। ये है, इन्होंने कहा था 1839 में कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने रहते हैं। और ये जो रुडोल्फ विर्चो थे, ये थोड़े लेट हो गए थे। ये लोग 1838 और 1839 में बोल के चले गए थे, पर ये 1855 में आके बोले ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला अपने लैटिन लैंग्वेज में, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि सेल नंबर क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग मेरा अपनी सिमरन द्विवेदी का एग्जांपल लें, ये जो सिमरन द्विवेदी है बहुत सारे सेल्स से बनी है। ठीक है, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके टिश्यूज बनाए हैं, बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाए हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाए हैं। और मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, तभी मैं एक ऑर्गेनिज्म, मैं भी एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मेरी बॉडी का निर्माण हो पाया है। ठीक है, तो कुछ जो सेल होते हैं ना, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके एक सेल में ही या फिर 2-3 सेल में ही पूरी बॉडी समाहित हो जाती है। हमारे में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, पर कुछ जो सेल्स होते हैं उनमें 1 से 2 सेल्स ही होते हैं, पर उनमें पूरी बॉडी उनकी वो हो जाती है। जैसे कि अगर आप लोग एग्जाम्पल है तो यूनिसेल्यूलर, मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें यूनी मतलब होता है सिंगल, यानी कि वन, और सेल्यूलर मतलब कि मेड विथ सेल। जो वन सेल से बना रहता है उसको हम लोग सेल्यूलर कहते हैं। और मल्टी यानी कि मैनी होता है, और सेल्यूलर यानी कि मेड विथ सेल। यानी कि जो बहुत सारे सेल्स से बना रहता है उनको हम मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ले लें मल्टी सेल्यूलर का, पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सामने आप लोग के सामने मैं खड़ी हूँ साक्षात। ठीक है, मैं सिमरन द्विवेदी। ठीक है, आप लोग अपना भी नाम लिख सकते हैं, सिमरन द्विवेदी। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो भी कोई भी ह्यूमन हो गया, जैसे कि आप लोग में से अपना कोई नाम कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ही। ओके, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गई। ठीक है, बर्ड्स एटसेट्रा, बहुत सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। ठीक है, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। पैरामीशियम, यूग्लिना हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ यूनिसेल्यूलर्स और ये कुछ मल्टी सेल्यूलर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सेल शेप। तो जो हमारे बॉडी में जो सेल होता है वो डेफिनेट शेप्स का हो सकता है। मैं बस समझने के लिए सेल को गोल बना रही थी, मैं बस समझने के लिए सेल को गोल बना रही थी। ये जरूरी नहीं है कि सेल गोल ही होगा। ठीक है, सेल किसी भी शेप का हो सकता है, उसके इनन्यूमरेबल शेप्स होते हैं जो कि इनडेफिनेट शेप्स हो सकते हैं सेल के। ठीक है, पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड में एक टाइप का सेल पाया जाता है जिसको हम आरबीसी कहते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, आरबीसी जो होता है वो बाई कनकेव शेप का होता है। मतलब कि ये आरबीसी, मतलब इसका न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब कि इसका न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग गोली देखे होंगे, टैबलेट,
जो आप लोग खाए होंगे, कुछ कुछ चीज़ों की गोली होती है, जैसे कि आप लोग कोई चॉकलेट ही खाए हो, उसके बीच में ऐसे थोड़ा सा गैप नहीं रहता, ऐसा उठा हुआ झुका हुआ बीच में, वैसे ही शेप का होता है आरबीसी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई कनकेव शेप, बाई कनकेव शेप का होता है, ठीक है। और जो हमारा नर्व सेल होता है, न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई से चिमटी काटता है तो आप लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है, यहाँ पे न्यूरॉन सेल्स मौजूद होते हैं कि हमारे ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरॉन सेल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड। ब्रांच्ड मतलब कि इसमें इनमें ब्रांचिंग होती है। एक मैं रफ डायग्राम बना देती हूँ, एक मैं रफ डायग्राम बना देती हूँ इसका। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा एक नर्व सेल, इसका न्यूक्लियस हो गया, ओके, प्लीज डोंट लाफ ऑन माय ड्राइंग, ओके, ये बनाते हैं। ऐसा होता है हमारा नर्व सेल, कुछ ऐसा ही। डोंट लाफ ऑन माय ड्राइंग प्लीज। बायो पढ़ाती हूँ पर फिर भी मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो चलिए, ये जो है हमारा इलोंगेटेड है और ब्रांच्ड है, मतलब इसमें ब्रांचिंग है, और इलोंगेटेड यानी कि लंबा है, ठीक है। ये ऐसा होता है नर्व सेल। और जो मसल सेल्स होता है, जो हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, ये मसल सेल हमारे हाथ में जो मसल्स हैं, वैसे सेल्स होते हैं, वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड का वो क्या होगा, इलोंगेटेड यानी कि लॉन्ग ही होता है, तो ब्रांच्ड का उल्टा होगा अनब्रांच्ड, यानी कि वो लॉन्ग होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, कुछ ऐसे होते हैं मसल सेल्स, ठीक है। प्लीज डोंट लाफ, मैं पहले ही बोल रहा है मेरी ड्राइंग उतनी बढ़िया नहीं है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, ओके। तो चलिए अब हम ओवम सेल को देख लेते हैं। आपको पता है ओवम कैसा होता है, वो स्फेरिकल शेप का होता है। जो ओवम होता है, ओवम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल यानी कि स्पेयर। आप लोग फुटबॉल देखे हैं, उतना बड़ा नहीं होता है पर उसी शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। सम सेल सम तो जो सेल्स होते हैं, मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो इनडेफिनिट शेप्स के होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में वैरायटी वैरायटी के शेप्स के सेल दिख जाएंगे। अब आगे लिखा है सम सेल्स चेंज देयर शेप, जैसे कि कुछ सेल्स जो होते हैं वो अपना शेप चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमीबा ले लें, अमीबा अपना शेप चेंज करता है। हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हो गए। आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, ये ब्लड में ही मौजूद होते हैं दोनों सेल्स, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा और प्लेटलेट्स भी मौजूद होते हैं। तो अमीबा के अलावा जो डब्ल्यूबीसीज हो गए यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, वो अपना शेप चेंज करते हैं। हालांकि वो शेप चेंज नहीं करते हैं, वो इनडेफिनिट शेप्स के मौजूद होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने आप लोग को आरबीसी का बताया तो वो बाई कनकेव शेप का होता है। जैसे कि आप लोग टॉफी खाए होंगे, जो टॉफी जो होता है उसमें जो बीच में ऐसे कुछ धसा हुआ नहीं रहता है, उसी शेप का होता है, उसी शेप को हम बाई कॉनकेव शेप कहते हैं। आप लोग टैबलेट्स भी देखे होंगे, जब आप लोग दवाई में बहुत सारी टैबलेट्स खाते होंगे, वो बीच में ऐसे गोल टैबलेट्स होते हैं, उसमें बीच में ऐसे गैप रहता है, वैसा शेप का होता है आरबीसी। तो आरबीसी तो एक शेप का होता है, पर डब्ल्यूबीसी ना 5 से 7 वैरायटीज के, मतलब कि वैरायटी वैरायटी के डब्ल्यूबीसी मिल जाते हैं, वैरायटी वैरायटी के शेप्स के। उसमें भी कैटेगरीज होती है, 11th में पढ़ना होता है शायद, 11th या 12th में, ठीक है। तो
इसीलिए WBC कैसे मान ही लिया जाता है कि वो शेप चेंज करता है, और अमीबा एक्चुअल में शेप चेंज करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को अमीबा का अगर एक एग्जांपल लूं, अमीबा ऐसे शेप चेंज नहीं करेगा। या तो उसको मूवमेंट करना होगा तो वो शेप चेंज करेगा, या तो उसको अपना फूड कैप्चर करना होगा तो वो शेप चेंज करेगा। जैसे कि अगर आप लोग एक अमीबा का एग्जांपल ले, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, अगर आप लोग अमीबा का एग्जांपल ले, फिर बनाएंगे। अगर आप लोग अमीबा का एग्जांपल लें, ठीक है, तो ये मान लीजिए अमीबा है, उसका ये हो गया एक न्यूक्लियस। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे उसका रेड रेड खाना है, रेड रेड, उसका जो लाल लाल खाना है। ठीक है, अब उसको इस फूड को कैप्चर करना होगा, तो फिर वो क्या करेगा, वो अपने इन पैरों को बढ़ाएगा, वो अपने इन पैरों को बढ़ाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वैसे करेगा, और फिर ये जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, और अमीबा ऐसे शेप कर लेगा, वो ऐसे शेप हो। ठीक है, तो अमीबा ऐसे अपना शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, तो अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेल साइज, तो लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ये कुछ फैक्ट्स की बातें हैं। ठीक है, कुछ फैक्ट मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो जो हमारा वर्ल्ड में सबसे जो लार्जेस्ट सेल होता है वो कौन सा है, तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग शेल। ऑस्ट्रिच, सेम कलर हो गया, जो ऑस्ट्रिच एग सेल होता है, ऑस्ट्रिच के जो अंडे का जो सेल होता है, ऑस्ट्रिच के एग का जो सेल होता है वो लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है PPLO। PPLO क्या होता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं ये, प्लूरो 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 न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। PPLO बेसिकली एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, और इसका नाम इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि जब इसकी डिस्कवरी हुई थी ना, तो वैसे ऑर्गेनिजम्स की तरह दिख रहा था जो कि न्यूमोनिया कॉज करते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया था प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसको हम लोग प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम होता है। ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, आगे हम लोग देख लेते हैं लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल क्या है, तो आप लोग को मैंने अभी बताया था, न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। मैंने आप लोग को उसका डायग्राम भी बताया था। ठीक है, नर्व सेल जो होता है वो सबसे लंबा सेल होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, और सबसे बड़ा सेल, लंबा, ये लॉन्ग यानी कि लंबा, और लार्जेस्ट यानी कि बिगेस्ट आप कह सकते हैं। बिगेस्ट, जो बिगेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, जो बिगेस्ट सेल होता है वो है हमारे बॉडी में ओवम। ओवम, ओवरी, जिसके अंदर ओवरी होता है, ओवा एग, ओवरी, वो हमारा सबसे बड़ा सेल होता है। और स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मेल के बॉडी से जो स्पर्म रिलीज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये कुछ फैक्ट्स की बातें थी, आप लोग को आई गेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो सेल साइज होता है, जो कि लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड होता है ऑस्ट्रिच एग सेल, स्मॉलेस्ट सेल होता है PPLO जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की तरह दिख रहा था जो कि न्यूमोनिया कॉज करते हैं, इसीलिए उसका नाम प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स रख दिया गया। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है न्यूरॉन, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि वो इलोंगेटेड और ब्रांच्ड होता है उसका शेप। ठीक है, और जो बिगेस्ट यानी कि जो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, वो फीमेल की बॉडी में पाए जाने वाला ओवरी या ओवम होता है।
ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का वो होता है स्पर्म। ठीक है, चलिए। तो चलिए ठीक है गाइस, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया। ओके, तो फिर मिलेंगे जल्दी एक नया वीडियो लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय।